नमस्कार साथियों, अगस्त्य एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं नितेश गुप्ता आप लोगों का स्वागत करता हूँ। साथियों, हम लोग इकोनॉमिक सर्वे कर रहे हैं और इकोनॉमिक सर्वे में हम दो तीन चीज़ें देख चुके हैं। कुछ बेसिक आंकड़े देख चुके हैं जो सारांश में थे, कुछ कॉन्सेप्ट्स देख चुके हैं। उसके बाद हम चैप्टर 7 कंप्लीट कर चुके हैं, सतत विकास देख चुके हैं, उनको याद करने की ट्रिक्स देख चुके हैं, हरित विकास देख चुके हैं। उसी कड़ी में आज हम आगे चलते हैं और यह तीसरा चैप्टर आप लोगों के लिए आज हम लेकर आए हैं। और आप लोगों को एक विशेष एक चीज़ का ध्यान रखना है, जैसा मैंने बताया था। अभी हमें एक दो दिन में के अंतर्गत अंदर अंदर आप लोगों को हम जो नोट्स हैं, टेलीग्राम चैनल पे क्वेरीज आ रही थी कि वो अभी तक नहीं आए हैं, वो आज या कल में आप लोगों के पास नोट्स आने लग जाएंगे। नोट्स लीजिए, उनका प्रिंट निकालिए, एक पेज उस पर एक्स्ट्रा लगा के रखिए। कुछ भी ऐड ऑन करना हो, कोई भी करंट की न्यूज़ आती हो और जो कि आपके इकोनॉमिक सर्वे के नोट्स को बेहतर बनाती हो, उसको ऐड ऑन करते चलिए। साथ ही साथ PYQs पे थोड़ा फोकस रख के चलिए, किस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं, किस तरीके के आपको पढ़ना है। हम भी आपको लिए कुछ ना कुछ लेकर आएंगे जिसमें कि आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाए। तो आज हम तीसरा चैप्टर शुरू करते हैं साथियों। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा चैप्टर तो नहीं है बट ठीक है, इसके 3 कंपोनेंट में चैप्टर है। तो आज इकोनॉमिक सर्वे का तीसरा चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आइए, तो तीसरा चैप्टर है। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको बता दूं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। साथियों, इकोनॉमिक सर्वे जो पढ़ाया जाता है और पहले जो इकोनॉमिक सर्वे पढ़ाया जाता था और ये वाला जो इकोनॉमिक सर्वे है, इसमें कुछ बेसिक अंतर है। इस बार का इकोनॉमिक सर्वे गवर्नमेंट ने इतने अच्छे फॉर्मेट में बना के दिया है कि अगर आप उसका सेग्रीगेशन कर करके नोट्स बनाने लगेंगे तो बहुत इजीली और बहुत अच्छे नोट्स बनेंगे। तो पढ़ने का जो आज आपको टैगलाइन दिख रही होगी, पढ़ने का नया और असरदार तरीका, आप लोगों को मज़ा भी आएगा पढ़ने में और आपको लगेगा कि हाँ, कोई भी टॉपिक पढ़ते टाइम आप मेन टॉपिक से डीलिंक नहीं होंगे। किसी भी टॉपिक को पढ़ते समय पूरे समय आपके माइंड में रहेगा कि हाँ, ये उस टॉपिक के अंदर में चीज़ें चल रही हैं, तो आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। थोड़े नए तरीके से पढ़ने की कोशिश भी करेंगे। आइए साथियों, ये हमारा जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि, शहरी, ग्रामीण और क्षेत्रीय विकास। साथियों, राजस्थान की जो इकोनॉमी है, राजस्थान का जो आर्थिक सर्वेक्षण है या आर्थिक समीक्षा जिसे हम कहते हैं, वो समीक्षा केवल आर्थिक ही नहीं है। वो समीक्षा आर्थिक आंकड़ों को प्रस्तुत तो करती है, पर वो सामाजिक परिदृश्य की कहानी भी कहती है। आपको दो चीजें एक बार मैंने बताई थी। एक होता है स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, जीवन स्तर, इसे बोलते हैं जीवन स्तर। और एक होता है क्वालिटी ऑफ लाइफ, इसे कहते हैं जीवन गुणवत्ता। जीवन स्तर में वृद्धि करने की बात हमारा इकोनॉमिक सर्वे नहीं कर रहा है। जीवन स्तर में वृद्धि करने के लिए तो सरकार वैसे भी प्रयासरत है। जीवन स्तर और जीवन गुणवत्ता में जो मूलभूत अंतर है वो क्या है कि जीवन स्तर डील करता है आपकी आर्थिक प्रगति से। आपके पास खाने के लिए अच्छा महंगा खाना आप अफोर्ड कर सकें, पहनने के लिए बहुत बढ़िया कपड़े हों, आपके पास गाड़ी हो, एक बंगलो हो या 2 BHK 3 BHK किसी बड़े शहर में हो। आप जिन लोगों से जिस सोसाइटी में उठ बैठ है आप लोगों की, आप शाम को जा रहे हैं ऑफिस से आने के बाद और अपना क्लोथ चेंज करके स्विमिंग के लिए निकल गए स्विम सूट पहनकर तो आप कह सकते हैं कि आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई है। आप बिना कार के नहीं जाते हैं, इधर उधर कहीं पर भी नहीं जाते हैं। लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है? एक बांसवाड़ा के गांव में या किसी जैसलमेर के गांव में बैठा हुआ कोई इंसान भरी दोपहर में 4-5 लोग मिलकर राम रोट बना रहे हैं, छाछ के साथ उसका सेवन कर रहे हैं, शुद्ध खाना खा रहे हैं, शुद्ध हवा में सांस ले रहे हैं, अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ यानी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति भी बड़े आराम से कर ले रहे हैं और भविष्य के लिए थोड़ी बहुत निधि का संचय भी कर ले रहे हैं, थोड़ी सेविंग भी कर ले रहे हैं, तो वो हम वहाँ क्वालिटी ऑफ लाइफ ज़्यादा उसे कहा जाएगा क्वालिटी ऑफ लाइफ यानी जीवन की गुणवत्ता। अब साथियों, आपको अभी कुछ समय पहले की बात है, अक्षय कुमार का एक वीडियो वायरल हुआ था, मतलब ऐसी रील वगैरह जो आती रहती है उसमें था
तो उन्होंने कहा मैं एक मूवी की शूटिंग कर रहा था और मैं किसी वहाँ पर किसी गांव में साउथ इंडिया में किसी गांव में, शायद तमिलनाडु में थे वो, और वहाँ एक किसान के घर में गए। तो वो किसान था, एक छोटा सा उसका घर था, उसमें शुद्ध वो अपने मसाले अपने घर में ही पीस रहे थे, सब्जियां अपने खेतों से ही तोड़ के ला रहे थे, गाय भैंसे उनके पास थी, दूध दही छाछ उनका खुद का था। बोले इतना प्योर लगा मुझे कि मुझे मैं खुद को बहुत ज़्यादा गरीब समझने लगा कि इनके सामने ये कितनी अच्छी लाइफ जी रहे हैं, और मैं स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ मेरी अच्छी है बट क्वालिटी ऑफ लाइफ उनकी अच्छी है। तो हमारा इकोनॉमिक सर्वे जो बात करता है वो बात करता है जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि, यानी कि हाँ, राजस्थान के निवासियों का जो जीवन है वो क्वालिटी यानी गुणवत्तापूर्ण जीवन हो, तो उसके लिए 3 घटक बताए हैं। वो 3 घटक क्या हैं, वो हम 3 घटक देखते हैं। 3 घटक हैं जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि के लिए, 3 घटक हैं। गुणवत्ता में वृद्धि कैसे की जाएगी और किस किस क्षेत्र पर की जाएगी? गुणवत्ता में वृद्धि के लिए पहला है शहरी क्षेत्र का विकास। शहरी क्षेत्र के विकास से संबंधित है। शहरी क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं उनकी गुणवत्ता में किस तरीके से सुधार किए गए हैं, क्या क्या किए जा रहे हैं, क्या क्या किए जाएंगे। दूसरा है ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र में यानी रूरल एरियाज में। और तीसरा है क्षेत्रीय विकास यानी रीजनल डेवलपमेंट। इन तीनों क्षेत्रों में सरकार द्वारा किए जाने वाले कार्य जिससे कि जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि हो, उससे हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। एक पार्ट में इसको पढ़ेंगे, दूसरे पार्ट में इसको पढ़ेंगे, और तीसरे पार्ट में हम इस क्षेत्रीय विकास को पढ़ेंगे। क्षेत्रीय विकास का मतलब ग्रामीण और शहरी के बाद क्या क्षेत्र बच गए, जैसे मगरा विकास कार्यक्रम, डांग क्षेत्र के लिए कार्यक्रम, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम सरकार चला रही है, उनको हम सबको देखेंगे। अब देखिए साथियों, इकोनॉमिक सर्वे ने बहुत अच्छे से पूरे सिलेबस पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से पहले ही पेज पे डिवाइड कर दिया है। वो कैसे किया है 6 घटक दिए हैं हमें। चूंकि हमें मेंस अभी हमारा किसी भी का भी नहीं है तो हमें इस पे ज़्यादा फोकस नहीं रखना है। बाकी किसी अगर किसी स्टूडेंट का अगर कोई मेंस का एग्जाम हो तो 6 घटक याद रखें। इन 6 घटक में क्या क्या पढ़ना है उसको भी याद रखें, तो आप लोगों के लिए एक मेंस का आंसर बहुत अच्छे से तैयार हो सकता है। तो देखिए 6 घटक क्या हैं। पहला घटक है सतत शहरी विकास और जनसांख्यिकी प्रबंधन, यानी कि जनसांख्यिकी क्या होता है साथियों, डेमोग्राफी, कितने लोग रह रहे हैं, बच्चे कितने हैं, बूढ़े कितने हैं, शहरी कितने हैं, ग्रामीण कितना है, लिंगानुपात कितना है, साक्षरता कितनी है। तो ये सब चीज़ें जनसांख्यिकी में जनसांख्यिकी का पार्ट है। और जनसांख्यिकी प्रबंधन यानी डेमोग्राफिक मैनेजमेंट ये भी इसी का पार्ट है। तो सतत शहरी विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, किस चीज़ का सस्टेनेबल डेवलपमेंट, शहरों का, और जनसांख्यिकी प्रबंधन। तो ये हमारा पहला घटक हुआ। हम इन्हीं घटकों को ले लेकर चलेंगे आगे और देखेंगे कि एक एक के बारे में क्या पढ़ना है। चैप्टर खत्म होते होते ये जो स्लाइड में केवल 6 घटक दिख रहे हैं ये पूरा बोर्ड भर चुका होगा, और ये बोर्ड का स्क्रीनशॉट आपको लेके रखना है। एक पेपर मैंने आपको बताया था, आपको ऐसा कराएंगे कि आपको बस वो पूरा जो 10-20 पेज का ये चैप्टर बनेगा नोट्स में, उसका एक पेज पर आप लोगों को पूरी समरी मिल जाए। जब आप लोग पढ़ के चुकें तो पूरा उस पेज को देखें और सारी चीज़ें रिवाइज कर लें। दूसरा घटक है इसका सशक्त शहरी विकास और बुनियादी ढांचे का विस्तार। तो देखिए यहाँ सतत शहरी विकास हुआ, सतत यानी सस्टेनेबल, चैप्टर 7 में हम पढ़ चुके हैं। सशक्त शहरी विकास और बुनियादी ढांचे का विस्तार, बुनियादी ढांचा बनाना नहीं है, जो बना हुआ बुनियादी ढांचा है उसका विस्तार करना है। देखिए एक एक शब्द से एक एक पेज, एक एक 2-2 3-3 4-4 पेज पूरे टॉपिक समझ में आते हैं। सुदृढ़ शहरी शासन और नीति क्रियान्वयन, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, और रोबस्ट शहरी यानी कि अर्बन शासन। ठीक है, फिर आ जाता है ये देखिए 3 जो कंपोनेंट हैं ये शहरी कंपोनेंट आ गए। अब आते हैं समग्र ग्रामीण विकास और सामाजिक समावेशन। समग्र ग्रामीण विकास यानी इंक्लूसिव, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में सभी को लेकर एक विकास किया जाएगा, समग्र ग्रामीण विकास। और सामाजिक समावेशन यानी कि समाज के सभी वर्ग, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, जो भी वर्ग है, SC ST जातिगत हो या आयु के हिसाब से हो कोई भी, उनका सबका समावेशन यानी इंक्लूजन। 5वां है, यहाँ से ग्रामीण हुआ। 5वां हुआ पंचायती राज और ग्रामीण शासन को मजबूत बनाना। यहाँ पे हमने शहरी शासन को मजबूत बनाने की सुदृढ़ शहरी शासन की बात की थी, यहाँ ग्रामीण शासन की बात करेंगे। फिर आता है समावेशी और सतत ग्रामीण गैर कृषि विकास को बढ़ावा देना। ग्रामीण विकास में गैर कृषि क्षेत्र के योगदान की क्या क्या योगदान है उसको बारे में हम पढ़ेंगे 6ठे कंपोनेंट में। ठीक है साथियों, ये 6 कंपोनेंट हैं। इन 6 कंपोनेंट्स को हम लेकर चलेंगे, एक एक करके हम इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट हम लेंगे वो लेंगे
सतत शहरी विकास और जनसांख्यिकी प्रबंधन। आइए देखिए, जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि, शहरी, ग्रामीण और क्षेत्रीय विकास। सबसे पहली चीज़ है कि हम ये विकास करना क्या है, करना क्यों है। तो हम उद्देश्य है, विकास एजेंडे का प्रमुख उद्देश्य क्या है, नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना। आपको ये चीज़ समझने के लिए आपको ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कहीं पे कि उद्देश्य क्या, आप जानते हैं। तो नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को, जीवन स्तर को या जीवन की गुणवत्ता को ध्यान देना है। शब्दों पे जब तक हम ध्यान नहीं देंगे, पूरे इकोनॉमिक सर्वे का, पूरे इस चैप्टर का मतलब बदल जाएगा अगर मैं यहाँ पर जीवन की गुणवत्ता की जगह जीवन स्तर में सुधार करूँ। फिर वो केवल इनकम इनकम इनकम, कैसे उनको गाड़ियों पे ईवी पे सब्सिडी दी जाए, कैसे उनको अफोर्डेबल हाउसिंग की बात नहीं होगी। फिर अफोर्डेबल हाउसिंग मतलब जिसको आदमी अफोर्ड कर सके। जीवन स्तर की बात होगी तो महंगे घरों की बात होगी, ज़मीन खरीदने की बात होगी, सोना खरीदने की बात होगी, खरीद पर सब्सिडी होगी। फिर वहाँ इकोनॉमी के और मौद्रिक नीति के कॉन्सेप्ट्स भी उसमें आएंगे। लेकिन हम बात कर रहे हैं जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि। जब तक जीवन की गुणवत्ता ये आधार है जिसे आदमी को पहले अचीव करना चाहिए। जीवन स्तर बाद में अचीव होना। जीवन स्तर आपने अचीव कर लिया लेकिन जीवन की गुणवत्ता नहीं है तो फिर वो जीवन स्तर बेकार है। अगर बहुत अमीर आदमी है लेकिन रात को ना वो सो पा रहा है, ना कोई काम कर पा रहा है, मिलावट वाला खाना खा रहा है, तो क्या फ़ायदा फिर उन सब चीज़ों का। ना शुद्ध हवा में सांस ले पा रहा है। तो जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि, नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना, यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है लोगों की, उसको बेहतर बनाना है। अब यहाँ पे एक डाटा आता है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक पॉइंट डाल देता हूँ। फर्स्ट जो पॉइंट है, सतत शहरी विकास और जनसांख्यिकी प्रबंधन। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं या फिर इसको हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। चलिए ठीक है, आइए देखिए। अब एक दो डेटा है, स्टार मार्क करते हुए हम चलेंगे पिछली क्लास की तरह, ताकि आप लोगों को क्वेश्चंस डायरेक्ट मिलते रहें। संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट है, यूएन की ये ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 की है। इसमें कहा गया है, ये डेटा हमको याद क्यों रखना है, क्योंकि ये डेटा इकोनॉमिक सर्वे में एज इट इज़ दिया हुआ है, तो भैया कभी भी पूछा जा सकता है। वर्तमान में दुनिया की आधी से अधिक जनसंख्या शहरी क्षेत्र में निवास कर रही है और साथ ही अनुमान है कि 2050 तक यह 2/3 यानी 66.66% हो जाएगा। तो वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में तो मोर देन 50% है और 2050 तक का अनुमान है कि 66.66। जो बच्चे RAS मेंस की तैयारी कर रहे हैं या रिटर्न एग्जाम्स किन्हीं के अगर हैं, तो आप इस तरीके के डेटा याद रखें। ये आपको ना केवल यहाँ पर बल्कि हिंदी में जब आप पढ़ेंगे तो हिंदी में निबंध लिखने का जब टॉपिक आएगा तो वहाँ पर भी आप इस डेटा को यूज़ कर सकते हैं। बहुत अलग अलग जगह पे आप इन डेटास को यूज़ कर सकते हैं, जियोग्राफी में आप यूज़ कर सकते हैं। तो पहला डेटा हमारे पास ये हो जाता है। ये रिपोर्ट किसकी है? UN की। आगे आइए, शहरीकरण का मतलब क्या है? पहली बात तो ये कि शहरीकरण होता क्या है और दूसरी चीज़ ये कि शहरीकरण का योगदान क्या है। तो शहरीकरण क्या होता है साथियों? शहरीकरण को लेकर आम जो समझ है वो ये कहती है कि गांवों से शहरों की ओर पलायन को शहरीकरण कहा जाएगा। लेकिन इसमें एक अनिवार्य शर्त और जुड़ी हुई है। गांवों से शहरों की ओर पलायन तो 10 दिन घूमने के लिए भी हो सकता है, 20 दिन किसी के यहाँ जाने के लिए भी हो सकता है, कोई शादी में भी हो सकता है, किसी भी। गांवों से शहरों की ओर पलायन तो है, गांवों से शहरों की ओर, लेकिन उसके साथ ही एक कंडीशन और है कि शहरों की जनसंख्या में एक निश्चित समय में वृद्धि भी होनी चाहिए, जो कि केवल पलायन की वजह से हुई है। तब मैं कहूँगा कि वहाँ शहरीकरण बढ़ रहा है। शहरीकरण का मतलब शहर घूमने जाना नहीं है, शहर जाना नहीं है। शहरीकरण का मतलब है गांवों से शहरों की ओर पलायन। पलायन क्यों होता है? बहुत सारे रीज़न है। सबसे मेन रीज़न तो रोज़गार है। गांव में रोज़गार के साधन सीमित है, वहाँ रोज़गार के साधन बहुत सारे हैं। उसके बाद रोज़गार, बेहतर आय, इनकम ज़्यादा मिलती है, अच्छी आय मिलती है। जीवन स्तर, ना कि जीवन गुणवत्ता, जीवन स्तर यहाँ अच्छा होता है। और भी बहुत सारे, शिक्षा गांव में अच्छी है, बच्चों को शिक्षा अच्छी मिलती है, स्वास्थ्य की बेसिक सुविधाएं वहाँ पे अच्छी हैं। तो ये पलायन का कारण है। अब देखिए,
शहरीकरण आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि शहर और महानगरीय क्षेत्र वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में लगभग 80% का योगदान करते हैं। तो जो शहर और महानगर हैं वो जीडीपी में, वर्ल्ड की जीडीपी में, ये वर्ल्ड की जीडीपी की बात हो रही है, इसमें कितना योगदान करते हैं? 80% का योगदान करते हैं। तो इस डेटा को आप याद, मतलब ऐसा कुछ याद रखने की जरूरत तो नहीं है, बाकी ठीक है, एक बार थोड़ा सा देखना चाहो तो देख सकते हो। कोई प्रोफेसर, कोई पेपर बनाने वाला अलग ही दिमाग से बैठा हो तो पूछ ले, तो पूछ ही ले। आइए अब यहाँ पे हम डालते हैं अपना पहला टॉपिक, सतत शहरी विकास एवं, क्या था? सतत शहरी विकास एवं जनसांख्यिकी प्रबंधन, है ना, जनसांख्यिकी प्रबंधन, यानी कि सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट एंड डेमोग्राफिक मैनेजमेंट। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है पहले तो हम वो देखते हैं। पहले हम ये समझते हैं, जो हमने कहा कि पढ़ने का नया तरीका, तो आगे जाके सीधा आपको पढ़ाना शुरू कर दूँ वो नहीं। इस टॉपिक के अंदर अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि विज़न क्या है, क्या करना हम चाह रहे हैं, इस पूरे टॉपिक के अंदर हमको करना क्या है। फिर उसके बाद देखेंगे कि ट्रेंड क्या है, उसके ट्रेंड, किसके ट्रेंड, जनगणना के ट्रेंड क्या हैं, महिलाएं कितनी हैं, पुरुष कितने हैं, शहर में कितने लोग रहते हैं, गांव में कितने लोग रहते हैं, साक्षरता क्या है, और महिला साक्षरता क्या है, पुरुष साक्षरता क्या है, लिंगानुपात कितना है, शहरी लिंग, अभी हम केवल शहरों की बात करेंगे, शहरी लिंगानुपात कितना है, ग्रामीण लिंगानुपात देख लेंगे, डेटा देखना होगा तो, बाल लिंगानुपात कितना है, शहरी बाल लिंगानुपात कितना है, ये सब चीज़ें हम ट्रेंड देखेंगे। पहले समझेंगे कि ट्रेंड है क्या, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है इस चैप्टर को पढ़ने का, इस चैप्टर को ख़त्म करने तक हमें ये समझ में आ जाए कि शहर के लोगों की गुणवत्ता, जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि कैसे करनी है। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि शहर के लोगों का डेटा क्या है। आप प्रशासक बनेंगे या किसी भी सर्विस में जाएंगे, तब भी आपको कोई समस्या का अगर निदान निकालना है तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि पूरी सारी चीज़ें हैं क्या। तो पहले हम समझेंगे कि क्या है डेटा, क्या है डेटा, क्या कहते हैं। फिर उसके बाद हम जाएंगे कि अब चीज़ें करनी क्या है, इंप्रूव क्या करनी है। जैसे कि लिटरेसी देख ली, सेक्स रेशो हम देख लेंगे, लिटरेसी देख लेंगे, अपना शहरी और ग्रामीण जनसंख्या देख लेंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे सरकार क्या क्या उपाय कर रही है, अर्बन लाइवलीहुड के लिए क्या कर रही है, और लाइवलीहुड मिशन चला रही है, स्मार्ट सिटीज़ के लिए क्या कर रही है, वो सब चीज़ें हम इसमें साथ ही साथ में देख लेंगे। लेकिन और वो जो आपका इंडेक्स है उसमें फुलफिल कर देंगे। इंडेक्स मतलब जो मैंने आपको फ़ोटो बताई थी, इस फोटो को पूरा पूरा भर देंगे कि हमने इसमें क्या क्या देखा है, इसमें क्या क्या देखा है। ठीक है, आइए तो सबसे पहले आता है स्वच्छ शहरों एवं आवास विकास पर महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है। स्वच्छ शहर और आवास विकास यानी कि हाउसिंग डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, और स्वच्छ शहर और इस पर क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अपने इकोनॉमिक सर्वे में दिए हैं। तो देखिए पहला पॉइंट है सस्ते एवं समावेशी आवास, यानी कि सस्ते आवास दिए जाएं और समावेशी यानी इंक्लूसिव आवास दिए जाएं। इंक्लूसिव आवास का मतलब हुआ कि ऐसे आवास जो किफ़ायती हों, लोगों को आराम से सस्ते रेटों पर मिल सके। तो राज्य सरकार द्वारा किफ़ायती और समावेशी आवास को प्राथमिकता दी जाएगी, ये सरकार का उद्देश्य है। ठीक है, मैंने बताया कि हमें समझना है, पहले तो सारी डेटा समझेंगे, करना क्या है क्या नहीं करना, फिर कैसे करना है वो देखेंगे। अनाधिकृत बस्तियों, देखिए शहरी विकास और जनसांख्यिकी प्रबंधन। शहरी विकास का मतलब है कि हमें शहरों में जो आवास है, पहले आवास को अगर हम लेकर चलें, भाई क्या क्या चीज़ें हमको करनी होंगी। अगर आप वैसे आंख बंद करके सोचें, शहरी विकास के घर प्रोवाइड कराने होंगे, रोजगार प्रोवाइड कराने होंगे, साफ़ सुथरे पार्क, नालियाँ, व्यवस्थाएं जो हैं वो सारी चीज़ें अच्छे से हमको प्रोवाइड करानी होगी। तो हम आवास की बात कर रहे हैं, तो सरकार का उद्देश्य है सस्ते आवास दे, लोगों को सस्ते घर प्रोवाइड कराए। जो मैंने बताया था कि अगर हम जीवन स्तर की बात करेंगे तो जीवन स्तर की बात में महंगे घरों की बात होगी, एक से अधिक घरों की बात होगी, लेकिन जब गुणवत्तापूर्ण लाइफ की बात करेंगे तो लोगों को सस्ते आवास मिले। दूसरा क्या है, अनधिकृत बस्तियों का पुनर्विकास। अनधिकृत जो बस्तियां हैं उनको को आवश्यक सेवाओं से सुसज्जित अधिकृत कॉलोनियों में बदला जाएगा। जब आपसे कभी पूछा जाए कि यहाँ पे अनधिकृत बस्तियां हैं किसी भी इंटरव्यू में, एसआई के इंटरव्यू में, असिस्टेंट प्रोफेसर के में आ रहे इसमें, तो आपका क्या व्यू है। तो आपका व्यू अगर ये होता है कि यहाँ से इनको हटाओ, ये शहर की सुंदरता में दाग हैं, तो आप रैशनल नहीं है दोस्त। उसके लिए क्या है, हमारे इकोनॉमिक सर्वे में दिया है कि हमें उनको ऐसा नहीं करना है,
हमें सबका विकास करना है। समावेशिता का सिद्धांत यही है, समावेशी यानी सबके लिए। तो उनका पुनर्विकास, रीडेवलपमेंट करना है कि उनको कहीं और शिफ्ट किया जा सके, उन्हें अधिकृत यानी ऑथराइज्ड कॉलोनीज दी जा सकें, बेसिक एम्यूनिटीज़ उनको दी जा सकें। तो पहला पॉइंट आया सस्ते एवं समावेशी विकास, दूसरा पॉइंट आया अनधिकृत बस्तियों का पुनर्विकास यानी रीडेवलपमेंट। स्वच्छ शहरों पर विशेष ध्यान देना है। शहरों की स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए ठोस रणनीति अपनाई जाएगी। क्या होंगी रणनीतियां वो देखेंगे। हम जानते हैं एसडीजी इंडिया इंडेक्स निकलता है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छ भारत की रेटिंग निकलती है हर साल, शहरों की रेटिंग निकलती है, और स्वच्छ भारत में अपने आपको अपने ज़िले के लिए वोटिंग करने का भी अवसर मिलता है। अब देखिए इसमें एक 5R दृष्टिकोण है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कल हमने 5P पढ़ा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, आज हम 5R पढ़ेंगे। 5R दृष्टिकोण अपनाया गया है। इस तरीके के जो एक्रोनिम्स होंगे साथियों, उनको आप स्टार मार्क करके रखिए, वो इंपॉर्टेंट है। 5R, पहला है रिड्यूस यानी कम करना है। किसको कम करना है? संसाधनों के अनावश्यक उपयोग को रोकना। यानी कि आपने बिजली चली छोड़ दी है, बहुत बेसिक घर का एग्जांपल ले रहा हूं मैं। बिजली चालू छोड़ी हुई है, आप चले गए बाहर, मोबाइल में लगे हुए हैं, आपको ध्यान नहीं पड़ रहा है और बिजली 3 घंटे चली हुई है। क्या वो संसाधनों का अनावश्यक उपयोग नहीं है? आप ट्रैफिक लाइट पर खड़े हुए हैं, 180 सेकंड की ट्रैफिक लाइट है और आपने इंजन चालू छोड़ा हुआ है। क्या वो संसाधनों का अनावश्यक उपयोग नहीं है? तो इसको हमको कम करना है। आपको आवश्यकता नहीं थी लेकिन फिर भी आपने एक प्लास्टिक की बोतल कैरी करके लेके चल रहे हैं, उसको जहां मर्जी आया फेंक दिया। दूसरा है रीयूज, पुनः उपयोग। वस्तुओं को पुनः उपयोग योग्य बनाना है। आप यूज़ कीजिए। आज हम देखते हैं कि प्लास्टिक वेस्ट दुनिया का सामने सबसे बड़े खतरों में से एक है। तो हम क्या करते हैं, किसी ट्रैवल पे निकले तो वापस आने के बाद अगर हम अपना हिसाब लगाएं कि 3 दिन की ट्रिप में कितनी बोतलें हमने पानी की खराब कर दी, तो पता लगेगा 10-20 बोतलें तो हमने यूं ही ले ली। पता लगा लोग कैरेट के कैरेट पानी की प्लास्टिक की बोतल्स के लेके चल रहे हैं। क्या वो आवश्यकता है? अगर आपको आवश्यकता भी है, इमरजेंसी भी, आपने 1 या 2 बोतल ले भी ली हैं, तो आप उनको रीयूज़ कीजिए, वापस फिल कीजिए। लेकिन हम लोग वो चीज़ें नहीं करते हैं। तो रीयूज़ यानी कि वस्तुओं को पुनः उपयोग योग्य बनाना है। रिसाइकिल, कचरे को पुनः प्रसंस्करण करके उपयोगी बनाना। हम लोग जानते हैं, प्लास्टिक का ही एग्जाम्पल लें तो प्लास्टिक वेस्ट को प्रोसेस करके सड़क बनाने में उपयोग किया जाता है। या फिर मैं आई ग्लास वेयर कंपनी है, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ अभी, लेकिन उन्होंने ओशनिक वेस्ट को रिसाइकिल करके चश्मे बनाए हैं। ये बड़े लेवल की चीज़ें हैं, लेकिन अपन छोटे छोटे चीज़ लेवल पर भी तो चीज़ों को कर सकते हैं। जो हमारे घर में, अगर आपने एक प्रिंट निकाला, मान लिया वो प्रिंट ठीक नहीं निकला, आप तुरंत उसको फाड़ के दूसरा फेंक देंगे क्या? अरे उसके बैक साइड को यूज़ कीजिए। यही तो रीयूज़ और रिसाइकिल, यही तो है, यही सब चीज़ें रीयूज़ रिसाइकिल। तो पहला हुआ रिड्यूस, दूसरा हुआ रीयूज़, तीसरा हुआ रिसाइकिल। चौथे पे आइए, रिकवर 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 चौथा रिकवर, ऊर्जा अन्य संसाधनों की पुनः प्राप्ति। सोलर प्लांट्स, रूफटॉप सोलर लगाने के लिए सरकार इतना कह रही है। पीएम सूर्य घर योजना 13 फरवरी 2024 को लागू की गई थी। 1 करोड़ घरों का लक्ष्य रखा गया था। ऊर्जा संसाधनों की पुनर्प्राप्ति, हम अगर सोलर के लिए सरकार सब्सिडी दे रही है तो क्यों ना सोलर प्लांट्स लगाए जाएं, ऊर्जा संसाधनों को रिकवर किया जाए। ये मैं केवल अपने लेवल, घर के लेवल पर बता रहा हूँ, बट ये सब चीज़ें सरकार की नीतियों में है, तो सरकार के लक्ष्य भी हैं। मैं इनको एक घर में सीमित करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। पांचवा है रिमूव यानी निकालें। अनुपयोगी और हानिकारक कचरे को सही तरीके से निष्पादित करें। यानी कि निष्पादित तो करें, बट कैसे? सही तरीके से निष्पादित करें। सही तरीके क्या होंगे? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स दे रखे हैं गवर्नमेंट ने, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स दे रखे हैं, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स दे रखे हैं। सूखा कचरा, गीला कचरा तो हम जानते ही हैं, रूल नहीं जानते तो तरीके से, थोड़ा सा सही तरीके से करें। तो 5 चीजें क्या हो गई बताइए? पहला हो गया रिड्यूस, यहाँ नहीं लिखता है, ये आपका क्वेश्चन है साथियों, ये रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, रिकवर, रिमूव। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। साइकिल, रिकवर, रिमूव, ठीक है। इन 5 को याद रखिए, और वो 5 P थे,
वो जो 5P हमने पढ़े थे वो क्या थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट में? प्लेनेट, पीपल, पीस, प्रॉस्पेरिटी, पार्टनरशिप, यही 5 पढ़े थे ना। इनको याद रखिए, कभी भी क्वेश्चन दे देगा कि इनमें से कौन सा एक दे दिया, मान लीजिए यहां पर दे देगा, कुछ भी दे देगा, रिड्यूस दे रखा है, रिफॉर्म दे दिया और पूछ लिया कि आपसे इनमें से कौन सा जो है वो 5R में सम्मिलित नहीं है, तो रिफॉर्म एक ऑप्शन दे दिया। आपको याद होना चाहिए कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं है। ठीक है साथियों, अगले पे चलते हैं। अब ये देखिए, ये दे रखे हैं वही 6 घटक हैं जो हमने पहले फोटो में देखे थे कि सशक्त शहरी, हम पहला घटक पढ़ रहे हैं, पहला घटक ये वाला सतत शहरी विकास और जनसांख्यिकी प्रबंधन, इसको हम पहले को पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये देखिए जनसांख्यिकी प्रबंधन यानी कि जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफी, जो हमने कहा था कि पहले समझेंगे फिर ट्रेंड समझेंगे क्या है क्या नहीं है। तो देखते हैं शहरी जनसंख्या की हिस्सेदारी कितनी है भारत में। अब ये सीधा इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ है तो डेटा इंपॉर्टेंट थोड़ा सा हो जाता है। देखिए भारत में 1961 में 17.97 यानी लगभग 18% जनसंख्या शहरों में निवास कर रही थी जो कि 2011 में 31.14 यानी लगभग 31% हो गई है। अर्थात 1961 से 2011 50 सालों में जनसंख्या शहरों की तरफ पलायन ज़्यादा की है। 2021 में अनुमान 34.43 का और 2031 में अनुमान 37.55 का है। क्या ये आंकड़े याद रखने हैं? देखिए वैसे तो आंकड़े पूछे जाने की संभावना कम है, पर इन दोनों की विशेष रूप से, पर चूंकि इकोनॉमिक सर्वे में दे रखा है तो इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तो आप ये देख लीजिए 34 और 37 याद रखिए इसको कि 34.5 और 37.5 है और ये 31 था, तो 17 के बाद ये 31 आया, 31 में 3 बढ़ाते चलिए, इसको +3 कर दीजिए, इसको +3 कर दीजिए, तो थोड़ा सा मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद आइए राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में क्या था। वहाँ 18% था और यहाँ 16.28%, यानी भारत से कम थी। 2011 में जितने लोग पलायन किए तो वो 24.87% हो गया। हम जानते हैं, हमने पढ़ा भी था 75.1% जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या है और 24.9% शहरी जनसंख्या है। अनुमानित कितना है इसमें? देखिए लगभग इसमें 26.33 2021 में और 27.74 2031 में। ठीक है, इसको याद रखना चाहें तो रख लीजिए, ये लगभग 1.5 बढ़ेगा और ये भी लगभग 1.5 बढ़ेगा। याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, बाकी ये वाला डेटा तो आपको याद रखना ही है क्योंकि ये 2011 का ऑफिशियल डेटा है। तो शहरी क्षेत्रों की हिस्सेदारी ग्रामीण, अब ये हम ट्रेंड समझ रहे हैं कि शहरी लोग हैं कितने, पलायन किस तरीके से हो रहा है। इस टेबल का मतलब क्या है? इस टेबल का मतलब है कि हमें जब नीतियां बनाएंगे तब हमें याद रखना है कि कितने लोग 50 सालों में यहाँ आ रहे हैं, यानी शहरीकरण पे फोकस ज़्यादा है। चीज़ों को इसे बोला जाता है रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, कि जो लिखा हुआ है उसके बीच में वो क्या कहना चाह रहा है वो समझना है। आगे आइए, राजस्थान की जनसंख्या हम जानते हैं 6.85 करोड़ राजस्थान की जनसंख्या है और 2031 में अनुमानित है ये 8.72 करोड़ और इसमें जो मेल जनसंख्या है वो 3.55 करोड़ है और फीमेल जनसंख्या है वो इसमें से माइनस कर दें तो 3.3 करोड़ है। 2031 में ये 4.44 करोड़ का अनुमान है और ये 4.28 करोड़ का अनुमान है। 3.55, 3 से 1 बढ़ाइए 4, 5 में से 1 कम कर दीजिए 4, बाकी इसमें से माइनस करके याद रख लीजिए, महिलाओं वाले को किसी भी एक को, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। शहरी जनसंख्या की बात करते हैं तो देखिए राजस्थान की जनसंख्या कितनी है? 6.85 करोड़। शहरी क्षेत्र में 2011 के अनुसार कितनी है? 24.87 करोड़, 87%, तो लगभग 25%, लगभग इसका 1/4 परसेंटेज की क्लास में बताया था आपको 25% का फैक्टर क्या होता है। कुल जनसंख्या, शहरी जनसंख्या कितनी हुई? 170 लाख, यानी 1,70,00,000। महिलाएं कितनी हैं इसमें? 81 लाख और पुरुष कितने हैं? 89 लाख। 2021 में ये अनुमान 209, 100 और 109, ये तो आंकड़ा आसान है, 209 और 100 और 109। ये देखिए कितना बड़ा, ये बड़ा है +39, यहाँ बड़ा है 19, तो यहाँ कितना बढ़ेगा? 20, तभी तो 20 और 19 39 39 बढ़ेगा। 219 2031 तक का अनुमान है कितना? ये कितना बड़ा?
उन 209 से 242 गया, 33 बढ़ा, ये कितना बढ़ा 16, तो ये 17 के आसपास बढ़ रहा होगा, ये 17 बढ़ गया। ठीक है, तो ये वाला आंकड़ा तो हमें याद रखना ही रखना है, ये आंकड़े याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और बढ़ा कितना है वो ये याद रखने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको एक रेफरेंस देने के लिए बताया है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो शहरी जनसंख्या कितनी है? 170 लाख, यानी 1.7 करोड़, जो कि 6.85 का 17 चौक 68, 4 गुना यही हो गया। और इसमें से 81 लाख महिलाएं, 89 लाख पुरुष। अब देखते हैं 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या, बच्चों की जनसंख्या 2001 में और 2011 में कितनी रही? तो 2001 और 2011 में बच्चों की जनसंख्या लगभग समान रही है, बच्चे उतने ही रहे हैं, 106 लाख, यानी 1,06,000 करोड़। लड़कों का प्रतिशत देखिए, देखिए बढ़ते भारत की तस्वीर देखिए। 2001 में लड़कों का प्रतिशत 52.39, लड़कियों का 47.61। जैसे जैसे शिक्षा बढ़ी है, जैसे जैसे हम लोगों के पास तकनीक आई है, लड़कियों का प्रतिशत कम हो गया साथियों, और लड़कों का प्रतिशत बढ़ गया है, और लड़कियों का प्रतिशत कम हो गया। लड़कियों का प्रतिशत कितना हो गया? 47.05, और लड़कों का 52.95। भाई सीरियस प्रॉब्लम है ये, आप देखिए, इस डेटा को भी याद रखने की आवश्यकता है। चलिए, लिंगानुपात। अब आते हैं लिंगानुपात के ऊपर, सेक्स रेशो। लिंगानुपात होता क्या है? लिंगानुपात का मतलब है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तो राजस्थान का लिंगानुपात कितना है, इंडिया का लिंगानुपात कितना है, ये हम सब चीज़ें देखेंगे। अभी हम केवल शहरी की बात कर रहे हैं। तो शहरी क्षेत्र में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं का लिंगानुपात कितना है, ये देखिए। एक काम करें, एक शीट ऐड कर लें इसमें, बाल लिंगानुपात आ जाएगा, एक शीट ऐड कर लेते हैं। सेक्स रेशियो, राजस्थान की बात कर रहे हैं, शहरी क्षेत्र में कितना लिंगानुपात है? 914, 914 महिलाएं थी शहरी क्षेत्र में। ठीक है, ये 2011 का डेटा है। वर्ष 2011 में ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 933 महिलाएं हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात ज़्यादा है, शहरी क्षेत्र में लिंगानुपात कम है। तो राजस्थान में शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र में है 933, शहरी क्षेत्र में है 914। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बाल लिंगानुपात। 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग प्रति 1000, मतलब 6 वर्ष तक के बच्चों का लिंगानुपात निकालना है। इसमें बच्चों पे 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या कितनी है? राजस्थान में शहरी राजस्थान में लिंगानुपात है 874, और ग्रामीण में है 892। तो आइए, ये आ गया। अब बाल लिंगानुपात देख लेते हैं। बाल लिंगानुपात शहरी क्षेत्र में कितना है और ग्रामीण क्षेत्र में कितना है? देखिए, शहरी क्षेत्र में बाल लिंगानुपात कितना है? 874, और ग्रामीण क्षेत्र में कितना है? 892। शहरी क्षेत्र में 874, ग्रामीण क्षेत्र में 892। ये सीरियस कंडीशन है, सामने दिखते हुए लगना चाहिए, आपको फील होना चाहिए कि जो टोटल लिंगानुपात है 914, और बच्चों का लिंगानुपात देखिए शहरी क्षेत्र में 874 और ग्रामीण क्षेत्र में 892। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट लगा दिया। अब देखते हैं कि कौन कौन से जिले हैं जो मैक्सिमम लिंगानुपात किस किस में है, मिनिमम लिंगानुपात किस में है। सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात देखना है हमको, और मिनिमम यानी सबसे कम। मैक्सिमम और मिनिमम शहरी लिंगानुपात देख रहे हैं अभी हम, है ना लिंगानुपात देख रहे हैं, ना ग्रामीण देख रहे हैं, केवल हम शहरी लिंगानुपात की बात कर रहे हैं, जनरल लिंगानुपात की बात नहीं कर रहे हैं। सर्वाधिक शहरी बाल लिंगानुपात भी देखेंगे हम। ठीक है तो देखिए, शहरी लिंगानुपात सबसे ज़्यादा कहाँ है? सबसे बढ़िया काम किसने किया है? टोंक ने। ये बाल लिंगानुपात है क्या? नहीं। ये जनरल लिंगानुपात है क्या? नहीं। शहरी लिंगानुपात सबसे ज़्यादा कहाँ है? टोंक, फिर बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, राजसमंद। आ जाइए, एक टेबल ऐड कीजिए। केवल मैं यहाँ पर पहले तो हेडिंग डालता हूँ शहरी। शहरी लिंगानुपात मैक्सिमम कहाँ है? टोंक, फिर क्या? बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, फिर प्रतापगढ़। टोंक, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, राजसमंद। प्रतापगढ़ हम जानते हैं
डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ आदिवासी एरिया हैं, वहाँ लिंगानुपात काफ़ी अच्छा है। और राजसमंद। शहरों में लोगों को टेंशन ज़्यादा होती है, बीपी ज़्यादा होता है। तो शहरों में जब बीपी ज़्यादा हुआ, टेंशन हुई तो उन्होंने चेक कराया, बीपी आया। ये किसने बताया? डॉक्टर ने बताया। टेंशन हुई तो शहरों में क्या हुआ? टेंशन हुई, अरे भाई साहब हो गई टेंशन हुई तो बीपी ज़्यादा है। ये किसने बताया? डॉक्टर ने बताया। यानी टी फॉर टोंक, बीपी बांसवाड़ा प्रतापगढ़, डी फॉर डूंगरपुर और आर फॉर राजसमंद। टेंशन ज़्यादा हुई तो बीपी है आपको, ये किसने बताया? ये डॉक्टर ने बताया है। ट्रिक्स देख लेना, जो जो बनती है वो बता दे रहा हूँ, बाकी ऐसा कुछ है नहीं, ज़बरदस्ती ट्रिक बनाने वाली बात कुछ है नहीं। जो याद आ रही है, जो बन जा रही है वो बना देना। ठीक है। तो शहरी लिंगानुपात से आपको याद रखिए, शहरों में क्या हुआ जी? शहरों में आदमी को टेंशन हुई तो टोंक, टेंशन होती टेंशन होती उसने बीपी चेक किया। बीपी चेक करने के बाद, बीपी मतलब बांसवाड़ा प्रतापगढ़, फिर डूंगरपुर राजसमंद है। तो ये डॉक्टर को पहले नहीं करना है, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ को पहले करना है। अब आते हैं, देखिए है कितना कितना, ये भी देखिए। टोंक का लिंगानुपात है 985, बांसवाड़ा 964, प्रतापगढ़ 963, डूंगरपुर 951 और राजसमंद 948। हमको सारे याद रखने हैं क्या? ऐसे तो कितने जिलों के याद रखेंगे? हाँ, शुरुआत का तो याद रखना ही रखना है, एक दो याद और हो जाए तो ज़्यादा ठीक है। 964 963 है, एक का ही अंतर है, अगर याद रख सकते हैं तो ज़्यादा बेटर है। अब आता है मिनिमम। जैसलमेर, धौलपुर, अलवर, गंगानगर, भरतपुर। देखिए ये मैं अगर एक रफ राजस्थान का मैप बनाऊं तो मैक्सिमम कहाँ था? टोंक, फिर नीचे के थे सारे, इधर इधर इस एरिया के सारे आए, ये मैक्सिमम में आए। ठीक है साथियों, ये इधर आए। अब मिनिमम की बात करते हैं। पहला कहाँ है? जैसलमेर। दूसरा धौलपुर। तीसरा अलवर। चौथा गंगानगर। पांचवा भरतपुर। जिसमें देखिए तीन तो अपने यही वाले हो गए। सबसे पहले तो कहाँ आया? मिनिमम, इधर से स्टार्ट हुआ मिनिमम, सबसे वेस्ट, मोस्ट वेस्ट शहर में है ना। फिर आया मोस्ट ईस्ट, धौलपुर। धौलपुर से फिर वो निकल के अलवर तक ही पहुंच पाया, फिर भरतपुर तक ही, फिर गंगानगर गया है। बीच में गंगानगर को याद रखना है, बाकी तीन इधर के हैं, तो बीच में गंगानगर को याद रखना है। ठीक है। तो कैसे याद रखना है कि जैसलमेर, धौलपुर, अलवर, गंगानगर और भरतपुर। तो इसमें जैसलमेर की जनसंख्या भी सबसे कम है, तो जैसलमेर का शहरी लिंगानुपात भी सबसे कम होगा। उसके बाद आ जाते हैं हम, बिल्कुल इधर से बिल्कुल इधर आ जाना है, धौलपुर। धौलपुर से अलवर चलना है। अलवर के बाद अलवर से भरतपुर जाने के लिए पहले गंगा जी पार करनी पड़ेगी, तो गंगा जी को पार करना है। सब देखिए दोबारा बताइए, सबसे पहले कहाँ सबसे जनसंख्या कम जहाँ है वहीं लिंगानुपात शहरी सबसे कम होगा। तो जैसलमेर में शहरी जनसंख्या वैसे भी कम है, तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात भी कम, सबसे कम लिंगानुपात भी कहाँ होगा? जैसलमेर। सबसे वेस्ट आ गया, सबसे ईस्ट नाराज हो गया। सबसे ईस्ट ने का पहले मैं भी आऊँगा, तो जेडीए कर लो, या तो जेडीए फिर जीबी आएगा, जेडीए जीबी, या तो फिर जयपुर से आने के बाद धौलपुर आ गए, धौलपुर से अलवर गए। अलवर से भरतपुर जाने के लिए गंगा जी पार करनी पड़ेगी भाई, तो अलवर से भरतपुर आने के लिए गंगा जी पार कर। तो डेटा देख लेते हैं कितना है। जैसलमेर का 807 है मात्र, धौलपुर 864 है। देखिए दूसरे नंबर पे दोनों 64 है, ये 964 है, ये 864 है। अलवर का 872 है, फिर गंगानगर का 878 है, और भरतपुर का 887 है। ठीक है। तो 807, 864, फिर 872, फिर गंगा जी को पार किया 878 पे, और 887। देखिए गंगानगर, देखिए डेटा है ना, थोड़ा सा आप गणित के साथ खेलेंगे तो आपको डेटा याद रखने में भी मजा आएगा। यहाँ देखिए 878, 878, इसको पलट दिया तो 887, ये हो गया गंगानगर और भरतपुर का। ठीक है साथियों, चलिए आगे चलते हैं। तो ये हमारा हुआ, एक बार वापस बता दीजिए।
मैक्सिमम लिंगानुपात शहरी लिंगानुपात, शहर में क्या हुई, टेंशन हुआ तो बीपी चेक किया, बीपी यानी बांसवाड़ा प्रतापगढ़, फिर किसको दिखाया, डॉक्टर को, यानी डूंगरपुर राजसमंद। इसका 985, 964, 963 तीन याद रखने हैं। फिर आते हैं मिनिमम सबसे पहले जहाँ जनसंख्या भी छितरी हुई है, शहरी जनसंख्या भी कम है, लिंगानुपात भी कम होगा, कहाँ, जैसलमेर। ईस्ट वेस्ट आ गया, सबसे वेस्ट आ गया, सबसे ईस्ट नाराज हो गया धौलपुर आए, धौलपुर से अलवर गए, अलवर से भरतपुर जाएंगे तो गंगा जी पार करनी पड़ेगी, करनी नहीं पड़ती है, याद रखने के लिए करनी है, ठीक है। आइए अब आते हैं बाल लिंगानुपात के ऊपर। यहाँ हो गया हमारा शहरी लिंगानुपात हो गया, अब आते हैं बाल लिंगानुपात के ऊपर, यहीं लिख लेते हैं एक बाल लिंगानुपात भी देखते हैं भाई कहाँ कहाँ पे मैक्सिमम कहाँ है। ये क्या बाल लिंगानुपात है जी, नहीं, ये शहरी बाल लिंगानुपात है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें आप लोग। तो शहरी बाल लिंगानुपात को देखते हैं क्या क्या है शहरी बाल लिंगानुपात में। मैक्सिमम देखिए कहाँ पर है, नागौर, फिर बीकानेर, फिर भीलवाड़ा, फिर बारा, फिर चूरू। देखिए नागौर, बीकानेर, भीलवाड़ा, बारा, चूरू। एक मूवी आई थी ना K3G, कभी खुशी कभी गम, ये मूवी है NB3C। NB3C, तो NB3C क्या है, देखिए ये बाल लिंगानुपात आया है, तो मैक्सिमम बाल NB3C, NB3C मतलब नागौर, दूसरे पे बीकानेर। साथियों थोड़ा बहुत तो याद रखना पड़ेगा, देखो बी कौन सा पहले आएगा याद रखना पड़ेगा, भीलवाड़ा, फिर बारा, फिर चूरू, ठीक है। NB3C से याद रखना है। कोई और ट्रिक किसी को दिमाग में हो तो वो बता दे, कमेंट सेक्शन में बताओ आप लोग कि इसके लिए कोई और अच्छी ट्रिक हो तो हम उसको भी ले लेंगे। अपन को याद रखने से मतलब है और किसी चीज़ से मतलब नहीं है। आ गया ये मिनिमम, अच्छा आए वो भी देख लीजिए, 907, फिर 906, 904, 901, 899। 907 से शुरू करेंगे, एक घटाया, 906, दो घटाए, 904, तीन घटाए, 901, फिर दो घटाए, ठीक है। 907 नागौर का, 906, 904, 901, 899। न्यूनतम शहरी लिंगानुपात देखिए कहाँ का है, पहले धौलपुर, गंगानगर, दौसा, अलवर, भरतपुर। पहले सबसे पहले कौन आया मिनिमम में, देखिए धौलपुर पिछली बार सेकंड पे था, इस बार नाराज हो गया भाई, मैं फर्स्ट पे आऊँगा। धौलपुर, फिर गंगानगर के बाद दौसा, अलवर, भरतपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, गंगानगर, दौसा, अलवर, भरतपुर। कोई बन नहीं रहा है, छोड़ो, ठीक है। तो अब क्या बना, सबसे पहले धौलपुर जो था, धौलपुर सबसे पहले सेकंड नंबर पे था, फिर धौलपुर, अलवर, गंगानगर, भरतपुर थे। तो अब देखो इसके क्या हो गया, धौलपुर, गंगानगर, दौसा, अलवर, भरतपुर लास्ट में। भरतपुर यहाँ पर भी इन पांचों में सबसे लास्ट में भरतपुर था, यहाँ पर भी इन पांचों में सबसे लास्ट में भरतपुर है। बाकी चार याद रखने हैं, बाकी चार में क्या है, धौलपुर, गंगानगर, दौसा, अलवर, ठीक है। धौलपुर, गंगानगर, दौसा, अलवर, अपन को चारों याद रखने हैं। डेटा देख लीजिए, धौलपुर का क्या है बाल लिंगानुपात का, 841, 842, 847, 851, 852। 841 धौलपुर का है, हमें धौलपुर का याद रखना है, 841। अच्छा धौलपुर का वैसे लिंगानुपात कितना था, शहरी लिंगानुपात जो धौलपुर का था वो कितना था, हमने देखा था 864, और ये वाला कितना है 841 बाल लिंगानुपात। तो 841, 842, 847, 851 और 852, ठीक है। तो एक बार वापस बता दीजिए, शहरी बाल लिंगानुपात मैक्सिमम NB3C का मतलब नागौर सबसे पहले नागौर, फिर बीकानेर के बाद भीलवाड़ा के बाद बारा के बाद चूरू। फिर आता है मिनिमम धौलपुर के बाद गंगानगर के बाद दौसा के बाद अलवर के बाद भरतपुर। चलिए ये हमारे लिंगानुपात हो गए। अब आइए सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले, देखिए अब अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, ये देख लेते हैं एक बार, उस पर आ जाते हैं। सबसे पहले हमने देखा
सस्ते घर, इसको थोड़ा पतला कर देते हैं। सस्ते घर कैसे दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा, कुछ डेटा देखे शहरीकरण के, क्या क्या हमारे उद्देश्य देख लिए। सबसे पहले तो उद्देश्य देख लिए, फिर 5R देखा है उद्देश्य। 5R देखने के बाद हमने देखा है जनसंख्या, शहरी जनसंख्या, महिला पुरुष जनसंख्या, आयु वर्ग 6 साल की, और फिर सेक्स रेशियो। तो ये 5 चीज़ें हमने देखी हैं। सबसे पहले देखा है हमने उद्देश्य। उद्देश्य देखने के बाद हमने देखे 5R। 5R देखने के बाद हमने देखी जनसंख्या देखने के बाद हमने देखा क्या, मेल फीमेल चाइल्ड। फिर हमने देखा है सेक्स रेशियो। अब हम देख रहे हैं लिटरेसी यानी साक्षरता, ठीक है। तो चलिए लिटरेसी यानी साक्षरता पे चलते हैं। अरे क्या हो रहा है, साक्षरता। साक्षरता का मतलब क्या है, 7 साल तक के वे लोग, 7 साल से अधिक के वे लोग जो कम से कम एक भाषा में लिखना पढ़ना और बोलना जानते हैं, उसे साक्षरता कहते हैं आम भाषा में। साक्षरता दर देखिए कितनी हुई है, क्या हुई है, कितना क्या बढ़ी है। अब साक्षरता को थोड़ा सा देखेंगे। साक्षरता दर में 1961 से 2000 तक 11 तक निरंतर वृद्धि हुई है। यहाँ पूछ सकता है सवाल, देखिए कि क्या कोई ऐसा वर्ष, कैसा दशक रहा है जिसमें साक्षरता दर कम हुई हो। वर्ष 2001 में राजस्थान में साक्षरता दर 60.40 थी, जो बढ़कर 2011 में 66.11 हो गई है। 2001 में 2001 में और 2011 में 60.4% थी, जो बढ़कर कितनी हो गई है, 66.11। उसके बाद ये डेटा स्टार मार्क वाले है, डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। और अगर आप इनको मिस करते हैं ना, इनको मिस करना ज़्यादा दिक्कत है, बिकॉज इनको कोई मिस नहीं करेगा, तो आप लोग मिस ना करें इनको। शहरी क्षेत्र के लिए साक्षरता दर 2011 में 89.7 थी, नहीं 79.7 थी, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 61.4 थी। तो देखिए राजस्थान के शहरी क्षेत्र के लिए साक्षरता दर, शहरी साक्षरता दर कितनी है, ये तो हो गई राजस्थान की टोटल साक्षरता। अब शहरी साक्षरता, और ग्रामीण साक्षरता, ये तो 79.7 हो गई, और ये हो गई 61.4, यानी ग्रामीण क्षेत्र को अभी पढ़ाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आगे बढ़िए, अब देखते हैं सर्वाधिक शहरी साक्षरता वाले जिले और न्यूनतम शहरी साक्षरता वाले जिले। अब साक्षरता कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सर्वाधिक साक्षरता कहाँ पर है, शहरी साक्षरता की बात हो रही है, ये आप ध्यान रखिएगा। आप कहेंगे तो आप लोगों के लिए साक्षरता और लिंगानुपात का पूरा एक अलग वो बना देंगे हम वीडियो, लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है ये केवल शहरी की बात हो रही है। शहरी पे फोकस रखना है भैया, शहरी पे फोकस रखना है, ये कंफ्यूज कर देता है नहीं तो देखिए सबसे ज़्यादा शहरी साक्षरता कहाँ पर है, उदयपुर में, फिर कहाँ है बांसवाड़ा में, फिर कहाँ है प्रतापगढ़ में, फिर कहाँ है डूंगरपुर में, और फिर कहाँ है अजमेर में। ठीक है, तो शहरी साक्षरता सबसे सर्वाधिक कहाँ पर है, उदयपुर में। दूसरे नंबर पे कहाँ पर है, बांसवाड़ा में। देखिए बांसवाड़ा में और प्रतापगढ़ डूंगरपुर आदिवासी जिलों में शहरी साक्षरता भी अच्छी है, लिंगानुपात भी अच्छा था। तो हर बार ये कह पाना कि क्या जब शहरी साक्षरता बढ़ती है तो लिंगानुपात कम होता है, तो नहीं, हम यहाँ पर इसको काउंटर कर सकते हैं कि शहरी साक्षरता यहाँ ज़्यादा है, लेकिन लिंगानुपात भी यहाँ पर उतना ही अच्छा मेंटेन किया हुआ है। तो क्या हुआ, तो ये आया उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और अजमेर। न्यूनतम शहरी साक्षरता वाले जिले कौन से हैं, शहरी साक्षरता न्यूनतम कहाँ पे, सबसे पहले नागौर, फिर जालोर, फिर चूरू, फिर धौलपुर, फिर करौली। ठीक है, नागौर, जालोर, चूरू, धौलपुर, करौली।
तो ये कौन से जिले हुए? न्यूनतम शहरी साक्षरता वाले। तो अधिकतम शहरी साक्षरता वाले 5-5 बार 4-4 बार लिखिए, सब याद हो जाएगा। शहरी इसका बनाया था क्या हमने? नहीं बनाया ना, ये बना देते हैं। शहरी साक्षरता कहाँ है मैक्सिमम बताइए? उदयपुर, फिर बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और अजमेर। ये उदयपुर, ये बीपी वही है, और ये डी आर जो था वहाँ पे कि टेंशन के मारे बीपी हुआ और डी आर, तो ये डी ए हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ शहरी साक्षरता। अब आइए शहरी साक्षरता के बाद आइए मिनिमम। मिनिमम शहरी साक्षरता कहाँ पर है? नागौर, जालोर, नाजा, नाजा के बाद क्या है? चूरू, धौलपुर, करौली। चूरू, धौलपुर, करौली। मैक्सिमम साक्षरता दर उदयपुर की कितनी है? 87.5%। एक तो याद रखनी ही है। मिनिमम साक्षरता दर नागौर की कितनी है? 70.6%। मिनिमम यानी कि वहां पे पढ़ने से मना किया है, तो ना जब पढ़ने के लिए ना ही कर दिया तो स्टार्ट भी ना से ही होगा। ना जा, कहाँ मत जा? पढ़ने के लिए मत जा शहरों में, ना जा। फिर आएगा चूरू, धौलपुर, सी डी के करके देख लो कोई। चूरू, धौलपुर, करौली। ठीक है, आगे चलते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान के सबसे बड़े शहर। देखिए अब ये आ गया अपना अगला पॉइंट, अगला टॉपिक, कि जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान के सबसे बड़े शहर कौन कौन से हैं। तो जनसंख्या की दृष्टि से बात कर रहे हैं हम, घनत्व की दृष्टि से सबसे पहले जयपुर, फिर जोधपुर, कोटा, बीकानेर, बांसवाड़ा। ये तो खैर ज़्यादा कोई टफ वाली चीज़ नहीं है, सबसे बड़ा शहर जयपुर ही है। सेकंड नंबर पे जोधपुर है, देखिए लेकिन अंतर देखिए। फिर कोटा, बीकानेर और बांसवाड़ा, 5 शहर हैं जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े शहर है। अभी हम केवल जनसांख्यिकी वाला पार्ट देख रहे हैं, काम तो अभी करना बाकी है। शहरीकरण में स्थानिक परिवर्तन, सबसे ज़्यादा शहरीकरण में परिवर्तन कहाँ हुआ है? राजस्थान के सबसे कम शहरीकृत जिले कौन से हैं? सबसे कम शहरीकृत जिले कौन कौन से? पहला डूंगरपुर, 6% शहरी जनसंख्या है केवल, लेकिन आप ये देखिए 6% शहरी जनसंख्या है, लिंगानुपात भी अच्छा है। लिंगानुपात में, शहरी लिंगानुपात में हमने देखा था टेंशन टी, फिर बीपी, फिर डीआर। तो डीआर में जो डी था वो अपना डूंगरपुर था, 6.39%। ये ऑर्डर पूछ सकता है। आरएस मेंस में इस बार पर कैपिटा इनकम का ऑर्डर पूछा था 2 नंबर के क्वेश्चन में। फिर डूंगरपुर के बाद बाड़मेर, फिर बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, जालोर। बाड़मेर की शहरी जनसंख्या 7% है, बांसवाड़ा की 7.1, प्रतापगढ़ की 8.2 और जालोर की 8.3%। डूंगरपुर की जनसंख्या शहरी प्रतिशत 6.39 और जालोर की 8.3%। राजस्थान में ग्रामीण से शहरी पलायन कैसे हो रहा है? जनगणना 2011 में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार राजस्थान के सबसे अधिक शहरीकृत जिले, सबसे अधिक शहरीकृत जिले, देखिए जनसंख्या की दृष्टि से नहीं, ये कोई जिला है इसमें शहरी जनसंख्या इतनी निवास कर रही है 70%, और ये ग्रामीण जनसंख्या है, तो मैं कहूँगा 70% जनसंख्या शहरी है। लेकिन ये दूसरा जिला है, ये बड़ा जिला है, इसमें इतनी जनसंख्या शहरी है और इतनी जनसंख्या ग्रामीण है, तो मैं कहूँगा कि ये जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जिला है। तो जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जयपुर, जोधपुर, फिर कोटा, फिर बीकानेर। और परसेंटेज के हिसाब से सबसे अधिक शहरीकृत जिला कौन सा है? कोटा, जयपुर, अजमेर, जोधपुर और बीकानेर। ठीक है, कोटा, जयपुर, अजमेर, जोधपुर और बीकानेर। कितने जिले ऐसे हैं जिनमें आधी से ज़्यादा जनसंख्या शहरी है? केवल 2 जिले, 60% और 52%, यहाँ 40% आ गया। तो कितने जिले ऐसे हैं जिनमें केवल जिनमें केवल आधी से ज़्यादा जनसंख्या शहरी है? वो केवल 2 जिले हैं। आगे बढ़िए। पलायन के मुख्य कारण क्या है साथियों? मैंने आपको बताया था क्लास की स्टार्टिंग में कि पलायन क्यों होता है। पलायन होता है रोजगार के लिए,
पलायन होता है शिक्षा के लिए, लेकिन पलायन का एक कारण और है, वो है वैवाहिक कारण। महिलाओं के लिए ये कारण बहुत ज़्यादा फैक्टर रखता है, क्योंकि महिलाएं शादी करके आती है तो घर उन्हें ही छोड़ना होता है। भारत में पुरुष काम रोजगार के कारण पलायन करते हैं 45%, और राजस्थान में और राजस्थान में करते हैं 49%। ये राजस्थान में शहरों की तरफ पलायन भारत के कंपैरिजन में ज़्यादा है। महिलाएं वैवाहिक कारणों से भारत में करती हैं 51% और राजस्थान में करती हैं 59% पलायन। ये हमको ठीक है, कभी पूछा तो ज़्यादातर जनरली है नहीं, किसी में पूछ लिया तो पूछ लिया, कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है। अब आते हैं जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर 794 लाख व्यक्तियों ने और राज्य स्तर पर 32 लाख लोगों ने ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों के पलायन किया है, जो अखिल भारतीय स्तर के ग्रामीण शहरी क्षेत्रों के पलायन करने वाले का 4%। ये कोई बड़ा वो इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है, पूछ ले तो बात अलग है, वरना पूछने को अब पूछ ले तो कुछ भी पूछ ले, लेकिन जो पिछली टेबल थी वो ज़्यादा ठीक है। इसको कोई याद रखने की उतनी ज़रूरत नहीं है कि कितने लाख लोगों ने पलायन किया है। राजस्थान में शहरी आवासों की स्थिति की जनगणना 2011 के अनुसार शहरी, आप देखिए अब तक हमने डेमोग्राफी के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है, हमने ये पढ़ लिया कि जनसंख्या का क्या वितरण है, पलायन किस तरीके से हो रहा है, कैसे लिंगानुपात कितना है, साक्षरता कितनी है। अब हम देख रहे हैं कि आवास कैसे हैं, आवासों की स्थिति क्या है। आवासों की स्थिति जानेंगे अब। शहर में आवासों की स्थिति क्या है भारत में और राजस्थान में क्या है। भारत में जीर्ण शीर्ण आवास हैं 3%, रहने योग्य 29% और अच्छी कंडीशन में 68%। इसको याद रखने की कोई ज़्यादा जरूरत है नहीं। राजस्थान में बेहतर जो है वो 68.9% बेहतर कंडीशन में है, रहने योग्य 29.3 है और जीर्ण शीर्ण कंडीशन में 1.8% है। इस तरीके से एक इकोनॉमिक सर्वे में एक पाई चार्ट दिया हुआ है जिसमें बता रखा है 68%, यानी कि आधे से ज़्यादा आ गया लगभग 68%, यह आ गया लगभग 29% और ये आ गया लगभग 1.3%। तो 1.3% जिनशीन है, रहने योग्य 29.3 है और बेहतर कंडीशन में 68.9% है। भारत से वो भी ज़्यादा है, रहने योग्य भारत से ज़्यादा है, जीर्णशीर्ण भारत से कम है। तो भारत से स्थिति तीनों फैक्टर में ज़्यादा है। तो हमको याद रखना है, सारे डेटा याद भारत के कंपैरिजन में याद नहीं भी रहे तो हमें याद रखना है भारत के कंपैरिजन में तीनों चीज़ें अच्छी हैं। जीर्ण अच्छे कब होंगे, जब जीर्ण अपने राजस्थान में कम होंगे। तो भारत के कंपैरिजन में तीनों से अच्छे हैं। झुग्गियाँ यानी एग्लोमरेशंस बोलते हैं झुग्गियों को। इनमें ऐसे क्षेत्र जिनमें क्या होते हैं, सबसे पहले तो ये देखना है कि ये झुग्गियाँ होती क्या हैं। तो ये झुग्गियाँ ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें राज्य या स्थानीय सरकार या केंद्र शासित क्षेत्रों द्वारा कानून द्वारा अधिसूचित किया जाए। कहीं पर भी कोई चार झोपड़ियाँ बनी हुई उनको झुग्गी नहीं कहेंगे, झुग्गियाँ वो होंगी जिन्हें कानून द्वारा अधिसूचित किया गया है। पहली कंडीशन ये पूछ सकता है, ये एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चन बनता है कि झुग्गियों की परिभाषा बताइए इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार। ऐसे क्षेत्र जिन्हें बस्ती के रूप में पहचाना गया हो लेकिन अधिसूचित नहीं किया गया हो वो भी होंगे। अधिसूचित नहीं है लेकिन किसी बस्ती के रूप में उनको पहचान मिल चुकी है तो वो क्षेत्र भी झुग्गियों के अंतर्गत आएंगे। ऐसे घने क्षेत्र जहां 300 से अधिक जनसंख्या या 60-70 परिवार रहते हो वे आवासीय समूह में हो, एक साथ रह रहे हो, 4 परिवार नहीं, कितने परिवार, 60-70 परिवार हों, उनकी जनसंख्या मिला के 300 से ऊपर हो, तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो हम कह सकेंगे कि वो झुग्गियों की कैटेगरी में। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार झुग्गी क्षेत्र जो है वो पूरी तरीके से अनियोजित रूप से बसे क्षेत्र हैं जिनमें ये देखिए ये इन इकोनॉमिक सर्वे ने डेफिनेशन दी है, पूरी तरह से अनियोजित क्षेत्र, अनऑर्गेनाइज सेक्टर जिनमें प्रकाश, पीने का पानी, स्वच्छता, स्वच्छ हवा जैसी आधारभूत सुविधाएं भी नहीं हैं। तभी तो हमको गुणवत्ता बढ़ानी है, तभी तो हमको शहरी क्षेत्र में केवल बड़े ऊंचे मकान वाले लोग थोड़ी हैं, शहरी क्षेत्र में ये लोग भी तो हैं जो झुग्गियों में रहते हैं, इनकी भी तो गुणवत्ता बढ़ानी है। तो गुणवत्ता बढ़ाने के लिए पहले पहचान भी तो करना पड़ेगा झुग्गियाँ है क्या, नए तरीके से और असरदार तरीके से पढ़ने का मतलब यही तो है। मैं अगर आपको झुग्गियों के आंकड़े बता दूं आपको समझ में ही नहीं आएगा कि झुग्गियों के आंकड़े इस चैप्टर में क्यों है, किसी दूसरे चैप्टर में डाल दिए होते तब भी आप याद कर लेते। झुग्गियों के आंकड़े इसलिए हैं क्योंकि शहर केवल गाड़ियों से नहीं बनता है, गाड़ी या लोहार भी शहर में होते हैं। शहर केवल ऊंची इमारतों से नहीं बनता है, छोटी झोपड़ियां भी शहर में होती हैं। शहर का नाम केवल चौड़ी सड़कें नहीं है, उस सड़कों के किनारे फुटपाथ पर रहने वाले लोग भी शहर हैं। शहर केवल हाउसिंग सोसाइटीज़ नहीं है, 60-70 झुग्गियों के परिवार भी, जो परिवार रह के झुग्गियाँ बना रहे हैं वो भी शहर हैं। तो हमको समझना है, हमने लिंगानुपात देखा, शहरी लिंगानुपात ही हमने क्यों देखा अभी तक, क्योंकि हमको शहर के लिए करना है। लिंगानुपात, गुणवत्ता में वृद्धि, जीवन स्तर में वृद्धि करना होता तो क्या मैं लिंगानुपात पे बात भी करता,
मैं आय बढ़ाने पे बात करता, लेकिन मुझे क्या करना है, इकोनॉमिक सर्वे बनाने का कंसेप्ट समझिए, निचोड़ समझिए। गुणवत्ता में वृद्धि तब होगी जब लिंगानुपात भी अच्छा होगा, गुणवत्ता में वृद्धि तब होगी जब साक्षरता भी अच्छी होगी, गुणवत्ता में वृद्धि तब होगी जब ये झुग्गियों में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर भी अच्छा होगा। तो जीवन स्तर अच्छा होगा तो पहले पता तो हो सरकार को कि झुग्गियाँ हैं क्या। तो झुग्गियाँ क्या है वो सरकार ने पहले पता कर लिया कि ये झुग्गियाँ हैं भाई, अब इनका जीवन स्तर सुधारना है। उन्होंने कहा नहीं, थोड़ा सा और इसको रिफाइन कीजिए, और रिफाइन किया। जहाँ आधारभूत सुविधाओं का भी अभाव है, आधारभूत सुविधाएं भी नहीं है, वो भी झुग्गियाँ हैं, उनका भी जीवन स्तर सुधारना है। इसीलिए इसमें है इस चैप्टर का नाम है जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि, शहरी विकास, ग्रामीण विकास, क्षेत्रीय विकास। तो शहरी विकास में कंप्लीट शहरी विकास आएगा। आगे आइए, राजस्थान में झुग्गी बस्तियों की कुल आबादी कितनी है? 20,68,000। 20 लाख लोग राजस्थान में झुग्गी बस्तियों में है, जो कि आबादी का 12.13% है। ठीक है, सर्वाधिक झुग्गी बस्तियां कहाँ पर हैं? जनसंख्या, ये कॉमन है, जहाँ पे जनसंख्या जनरली ज़्यादा होगी तो वहीं पर होंगी। जो जयपुर में 3.3 लाख है, कोटा और ये आ गया जोधपुर में, ये प्रतिशत में दे रखा है। और पीलीबंगा शहर की कुल आबादी में कच्ची बस्ती निवासियों का प्रतिशत, कच्ची बस्तियों में 75% लोग रहते हैं। कहाँ पर? पीलीबंगा में। तो ये डेटा अलग से दे रखा है, तो इसको थोड़ा सा अलग से याद रख ले, क्योंकि एक शहर के हिसाब से दिया हुआ है अलग। ठीक है साथियों, यहाँ पर अपना ये वाला सेक्टर कंप्लीट होता है। अपना कौन सा सेक्टर कंप्लीट होता है? ये वाला, पहला वाला। तो पहले वाले सेक्टर को एक बार थोड़ा सा समराइज कर देते हैं कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ा है। 1 मिनट का समय लेकर कर देते हैं। इसको थोड़ा जूम कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे ना, चलो नहीं हुआ ये। तो पहले हमने देखा इसमें उद्देश्य, या फिर कह लीजिए हमने देखा इसमें विज़न। ठीक है साथियों, विज़न देखने के बाद हमने देखी इसमें ट्रेंड कह सकते हैं कि ट्रेंड क्या क्या है, कैसे कैसे हमने आंकड़े देखे हैं, साक्षरता। फिर ट्रेंड किस किस के देखे, ट्रेंड मतलब किसके ट्रेंड देखे हमने? सबसे पहले हमने देखे शहरीकरण के ट्रेंड। शहरीकरण के ट्रेंड देखने के बाद हमने देखा सेक्स रेशो देखने के बाद हमने देखा लिटरेसी। ठीक है, शहरीकरण देख लिया, वो देख लिया, और उसके बाद लिटरेसी देख लिया। उसके बाद हमने देखा कि शहरी जनसंख्या, फिर हमने देखा लिटरेसी देखने के बाद हमने क्या देखा? लिंगानुपात हो गया, साक्षरता हो गई। उसके बाद झुग्गी झोपड़ियों के ऊपर आ गए, आवास के ऊपर आ गए। आवास के बाद हमने झुग्गी झोपड़ियों की बात की। तो ये मोटे मोटा हमने ये सब चीज़ें इसमें देखी। एक आधी चीज़ इसमें शायद कोई और देखी होगी, वो हम अपन एक काम करेंगे, जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो एक पूरे पेज पे आपको समरी बनवा देंगे, तो उस समरी से आपको और भी याद हो जाएगा। अभी तो पढ़ाते टाइम जितने मुझे याद आ पा रहे हैं मैं उसमें बताता चल रहा हूँ। ठीक है, झुग्गियों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एग्लोमरेशंस। और क्या बोलते हैं? स्लम्स। और झुग्गी में रहने वाले को क्या बोलते हैं? सम ड्वेलर्स। माइग्रेशन की भी, अच्छा पलायन देखा ना हमने, पलायन देखा यानी कि माइग्रेशन देखा। तो ये वाला पार्ट अपना कंप्लीट हो गया है। इसमें सतत शहरी विकास और जनसंख्या की प्रबंधन में किया है। अब हम देखेंगे कि अगला वाला सुदृढ़ शहरी या सशक्त शहरी वाला, अगला पार्ट हम इसका देखेंगे।